आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 जो अकाउंटिंग की ब्रांच है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड जो अकाउंटिंग की ब्रांच है उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड को मैनेजरियल अकाउंटिंग कहते हैं। इन तीनों जो ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ऐसी टाइप है कि अगर आपने अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस को निकालना है और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है, तो उसके लिए फिर आप जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज एन अकाउंटिंग विच इज यूज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। यानी नंबर 1 अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस को चेक करना हो, और दूसरे नंबर पर एंड ऑब्जर्व द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और दूसरे नंबर पर हमने अगर अपने बिजनेस की माली हालत को चेक करना हो, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना हो, तो हमें जिस अकाउंटिंग को यूज़ करना पड़ता है उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी हम पूरा साल अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद फिर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। तो ये सारा काम जिस अकाउंटिंग में होता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मतलब है कि इस अकाउंटिंग में हम 2 काम करते हैं। एक, अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं, और नंबर 2 अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। तो इन दोनों के लिए हम जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। बेटे, अकाउंटिंग की दूसरी टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि फर्ज करें कि हमारा बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रहा है, जिस प्रोडक्ट को वो बनाकर आगे मार्केट में बेचता है, उस प्रोडक्ट पर, उस चीज पर जिसको वो मैन्युफैक्चर करता है, जिसको वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वो प्रोडक्शन करता है, उसकी कॉस्ट बिजनेस ने निकालनी होती है। जैसे फर्ज करें मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन बनाने पर मुझे कितनी लागत आई, इस पेन को बनाने पर बिजनेस ने कितनी कॉस्ट बियर की है। तो इस चीज को जानने के लिए हम जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इज टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो आपने लागत निकालनी है। कॉस्ट का मतलब क्या है? आपने लागत निकालनी है किसकी? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीजें आपने तैयार की हैं, जो चीजें आपने मैन्युफैक्चर की हैं, जिस चीजों की आपने प्रोडक्शन की है, ठीक है, उसकी अगर आपने कॉस्ट को निकालना है, उसकी अगर आपने लागत को मालूम करना है, तो उसके लिए आप जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे फर्ज करें कि मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये शर्ट मुझे पड़ती कितने की है, इस पर शर्ट को मैन्युफैक्चर करने पर मुझे कितना खर्चा आया है। तो उसके लिए फिर मैं कौन सी अकाउंटिंग को यूज करता हूं? कॉस्ट अकाउंटिंग को। ठीक है। अगर हमारे शूज बनाने का बिजनेस है, उस शूज को मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने देखना है कि उस शूज पर आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आई है, कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी है, कितना एफर्ट का खर्चा आया उसके ऊपर। तो आप जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटे तीसरी टाइप है, उसे कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। देखिए बेटे, सारा साल हम अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस, वो जो रिजल्ट निकलता है, और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, माली हालत, वो सारी चीजें करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास जाती है, और मैनेजमेंट उन इंफॉर्मेशन से फिर आगे डिसीजन लेती है कि वो डिसीजन किस तरह का लेती है। कि फर्ज करें कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि इस प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर किस तरह मैक्सिमाइज किया जाए। तो उसके लिए फिर वो मैनेजरियल अकाउंटिंग को यूज करते हैं। यानी ये मैनेजर लेवल की अकाउंटिंग होती है, ये मैनेजर लेवल पर इसको यूज किया जाता है, और इसमें मैनेजर्स आपस में क्या करते हैं?
शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, और उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं, बेहतर डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो उसके लिए वो फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग को यूज करते हैं। जैसे फर्ज करें इस साल बिजनेस ने 10,000 यूनिट बनाए, 10,000 यूनिट बनाकर बेचे, 10,000 शर्ट बनाकर बेची। अब अगले साल वो चाहते हैं कि 12,000 शर्ट उन्होंने बनाकर अब बेचनी है, तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। तो वो फिर किस अकाउंटिंग को यूज करेंगे? मैनेजरियल अकाउंटिंग को यूज करेंगे। तो उसके लिए जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उसे मैनेजरियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी मैनेजमेंट के पास वो सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जाती है, टू इनेबल इट टू टेक सुटेबल डिसीजंस, ताकि वो इस पर क्या कर सकें? सुटेबल यानी बेहतर फैसले कर सकें अपने बिजनेस के बारे में। तो उसके लिए वो जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं उससे मैनेजरियल अकाउंटिंग कहते हैं। तो बेटे हमने 3 तरह की अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसके बाद बेटे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिहाज से। यानी इसकी डेफिनेशन है, द टर्म कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स दोज असम्पशंस, ये वो असम्पशंस होती हैं, और कंडीशंस, या ये वो कंडीशंस होती हैं अपॉन विच द अकाउंटिंग इज बेस्ड, जिस पर अकाउंटिंग बेस करती है। यानी ये वो रूल्स होते हैं, वो बेसिस होती हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बुनियादें होती हैं जिन पर अकाउंटिंग बेस करती है, जिन पर अकाउंटिंग रिलाई करती है, जिन पर अकाउंटिंग बेस करती है। इसका मतलब है कि इसका फायदा बिजनेस को यह होगा कि इससे उस बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, पहले से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से एरर्स के और फ्रॉड के चांसेस जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं अगर इन कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अकाउंटिंग करें। ठीक है, और इसका फायदा ये भी होता है कि कल को ये जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो शेयर होल्डर के पास जाते हैं या स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं, जैसे बैंक, टैक्स अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, तो उनको हमारे अकाउंट्स बड़े अच्छे समझ आते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इन चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखकर फिर अकाउंटिंग करनी है, तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब हम 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसका दूसरा नाम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी है। इसकी डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस को उसके ओनर से अलग समझा जाए, बिजनेस को उसके ओनर से अलग समझा जाए। यानी इन दोनों को एक चीज नहीं सोचना, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को सेपरेटली सोचना है आपने। अब याद करें लेक्चर 1 में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। वहां मैंने ये नहीं बोला था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ ऑनर की लैंग्वेज है, नहीं, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। तो बिजनेस में अकाउंटिंग को डील करते हैं। बिजनेस में जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, या अपने जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं उसे अकाउंटिंग कहते हैं। तो हमने जब भी अकाउंटिंग करनी है हमने बिजनेस को सोचना है, हमने ऑनर के बारे में नहीं सोचना, उसको अलग रखना है और बिजनेस को अलग रखना है। फर्ज करो मेरा बिजनेस है, तो जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो मेरे बिजनेस को सोच के अकाउंटिंग करेंगे, मुझे सोच के अकाउंटिंग नहीं करनी। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। फर्ज करें कि ये ऑनर है, ठीक है, और ये इसका बिजनेस है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हम किसको सोच के करेंगे? बिजनेस को सोच के करेंगे। इस ऑनर को सोचकर अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फॉर एवरी डेबिट, हर डेबिट के लिए देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होना जरूरी है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज
10 रुपए से डेबिट हो रही है तो वही चीज 10 रुपए से क्रेडिट भी होनी चाहिए, यानी हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होना जरूरी है। और डुअल का मतलब वैसे ही डबल होता है, यानी एक चीज अगर डेबिट है तो दूसरी चीज क्रेडिट है, और डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होना जरूरी है। अगर डेबिट 100 से आएगा तो क्रेडिट भी 100 से आएगा। अगर डेबिट जो है वो 50 रुपए से आएगा तो क्रेडिट भी 50 रुपए से आएगा। डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होना जरूरी है। तो इसे ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और ज्यादातर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस करता है। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, उसमें जाकर डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ये है कि एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल के, तो ये हम वहां डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, अगर डेबिट 50 रुपए से है तो क्रेडिट भी 50 से होने चाहिए। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू, यानी जो बिजनेस की कमाई है, रेवेन्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, किसी खास अकाउंटिंग पीरियड का, शुड बी मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, यानी जो कारोबार की कमाई है वो कारोबार के खर्चों के साथ उसको मैच करना है। कारोबार के रेवेन्यूज को कारोबार के एक्सपेंसेस के साथ आपने मैच करना है। ठीक है, फर्ज करें कि 1 जनवरी 2005 से लेकर आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड होता है 1 जनवरी 2005 से दिसंबर 31 दिसंबर 2005 तक। तो इसके दौरान आपने जितनी भी इनकम हुई है, आपको जितने भी रेवेन्यू आपके पास आया है, इसके दौरान जितना भी रेवेन्यू आपके पास आया है उसको रिकॉर्ड करना है। और इस दौरान जितने भी एक्सपेंसेस आपके हुए उनको भी आपने इसी अकाउंटिंग जो पीरियड है हमारा, जो अकाउंटिंग ईयर है, उसके दौरान जितने भी एक्सपेंसेस हुए उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। फर्ज करें कि इस साल हमने 1 लाख शर्ट बनाई, हमारा बिजनेस है शर्ट बनाने का, हमने 1 लाख शर्ट जो थी वो मैन्युफैक्चर की और हमने 1 लाख शर्ट हमारा टारगेट है इस साल हमने बेचना है। अब लेकिन जब हमने सेल की, वो शर्ट की सेल्स हुई तो वो 70,000 शर्ट सेल हुई, तो रेवेन्यू जो होगा वो 70,000 शेयर्स का रिकॉर्ड होगा। 1 लाख शेयर्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इस साल हमारी कितनी शर्ट सेल्स हुई हैं? 70,000 शर्ट्स। तो 70,000 शर्ट जो हमने बेची है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 70,000 शर्ट्स के ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। 1 लाख जो शर्ट्स बनाने पर खर्चा आया था उस 1 लाख के एक्सपेंसेस हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि 70,000 के एक्सपेंसेस हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से अपने जो रेवेन्यूज हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और उसी तरह हम उसी साल के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट विच इट वाज एक्वायर्ड, यानी एसेट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस के साथ आपने उसको हासिल किया होगा, यानी एट इट्स कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस होती है जिस प्राइस पर आपने उसको परचेज किया होगा, जिस प्राइस पर आपने उसको खरीदा होगा, तो ऐसे एसेट को उस प्राइस पर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स पर अप्लाई होता है। ये कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स पर अप्लाई होता है, यानी आपने कोई भी एसेट खरीदा, जब आपने उस एसेट को खरीदा था, जिस प्राइस पर आपने वो एसेट खरीदा था उस प्राइस से उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू जितनी भी है उसको अपने माइंड में नहीं रखना, बल्कि उसकी कॉस्ट प्राइस के मुताबिक उस एसेट को रिकॉर्ड करना है।
जैसे फर्ज करें कि इस रूम में देखें तो एसी लगा हुआ है। अब इस एसी की मैं आपसे वैसे वैल्यू पूछता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं, मैं कहता हूं मुझे बताओ ये एसी कितने का है, एयर कंडीशन कितने का है। कोई कहता है सर ये 40,000 का है, कोई कहता है ये 50,000 का है, कोई कहता है सर ये 45,000 का है, कोई कहता है 55,000 का है। यानी जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा लेके आओ यार ये एसिड है कितने का, इसकी स्लिप लेके आओ। जब इसको परचेज किया था तो कितने का परचेज किया था, तो हमने जब देखा, जब उसकी रिसीट लेकर आए तो उसमें लिखा हुआ था ये एसिड 60,000 का है, 60,000 रुपए का है। ठीक है, तो अब तो कोई शुबा नहीं रहा, अब बिल्कुल कोई बात डिस्कस नहीं होगी। हम क्या करेंगे, उस एसेट को 60,000 रुपए से अपनी बुक्स में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि ये उसकी कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो बेटे आज जो हमने डिस्कस किया, हमने पहले अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस डिस्कस की हैं। ठीक है, वो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े। आज हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 6 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।